दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिंदुसार। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मौर्य वंश का कैसे उदय हुआ, नंद वंश का पतन हुआ, सिकंदर वापस लौट गया, उसकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बिंदुसार पर। उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले वीडियो में मैंने स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखी थी। वो इस वजह से रखी थी कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने को मिल जाए। लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने कहा है कि उसमें कुछ वर्ड हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, इस वजह से इसमें मैंने नॉर्मल स्पीड रखी है। थोड़ा सा टाइम 1-2 मिनट का ज़्यादा लग जाएगा। अगर इसमें अच्छा समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर अधिक स्पीड में पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बताएं। तो शुरू करते हैं बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाने पर उसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में ही गद्दी पर बैठा। बिंदुसार का जन्म 320 ईसा पूर्व में हुआ था और इसकी मृत्यु, जिसके पीछे इतिहासकारों में मतभेद है, आज तक कंफर्म नहीं हो पाया है कि बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि अशोक के हमें सारे साक्ष्य मिले हैं, बिंदुसार के इतने साक्ष्य मिले नहीं हैं। तो अशोक की राजगद्दी पर बैठने के हिसाब से अनुमान लगाया है कि बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हुई होगी। 273 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी और 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठा था। तो इसके पीछे 4 साल का इसमें गैप हो जाएगा। अगर ईसा पूर्व और ईसवी सन इसमें आपको अगर समझ में नहीं आता है, कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है, AD BC ईसवी सन कब से शुरू हुई है, इससे पहले कैसे पढ़ा जाता है, बाद में कैसे पढ़ा जाता है, ईसा पूर्व क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट करें। मैं इसके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो बना दूंगा आपके लिए, आपको कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। 273 ईसा पूर्व में अगर मृत्यु हो गई बिंदुसार की, तो 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर कैसे बैठा। 4 साल के गैप में क्या हुआ था वहाँ पर। तो 4 साल के गैप में ये हुआ था कि अशोक जब गद्दी पर बैठ गया था तो उसके जो 100 भाई थे उनमें से कुछ लोगों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। वो लोग अशोक को मारना चाहते थे और खुद गद्दी पर बैठना चाहते थे। तो इस वजह से अशोक ने 4 साल तक उन आक्रमणों से अपना बचाव किया और उन भाइयों को भी मार दिया जो जो विरोध कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मारा और तब वह गद्दी पर बैठा। लेकिन उसने सारे भाइयों को नहीं मारा, सिर्फ जो विद्रोह कर रहे थे उन्हीं को मारा, बाकियों से उसने कुछ नहीं कहा। और 4 साल बाद सारे विद्रोह समाप्त हो जाने पर वह 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि 268 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई थी, अशोक के राजगद्दी पर बैठ जाने के बाद 1 साल बाद 268 ईसा पूर्व में। लेकिन ये कथन प्रमाणित नहीं हो पाया है, इसलिए गूगल पर, विकिपीडिया पर 273 ईसा पूर्व दिया गया है। इसके बाद इसके नाम में भी अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग लिखा हुआ है। काफ़ी जगह पर अमित्र घात इसका नाम मिला है। अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक, शत्रुओं का विनाश करने वाला। वायु पुराण में भद्रसार लिखा हुआ है, वारिसार भी लिखा हुआ है कई जगह पर। इसी प्रकार जैन धर्म में सिंहसेन लिखा हुआ है। स्ट्रेबो जो कि यूनानी दार्शनिक था, उसने अपनी पुस्तक में अमित्रोकोटिस नाम से प्रस्तुत किया है। अमित्रोकोटिस का अर्थ भी होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला, यानी अमित्र घात। अमित्रोकातिस का भी अर्थ वही है। ये इंडो यूनानी शब्द बनाए गए हैं। इसमें से कुछ, अमित्रो एक संस्कृत का शब्द है और कोटिस या कातिस ये यूनानी शब्द हैं। इन्हें जोड़ करके एक इंडो यूनानी शब्द जो बना करके उन्होंने प्रस्तुत किया है। पुराणों में अधिकतर नाम मिलता है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी का नाम बिंदुसार अधिकतर मिला है और इसे ही अंतिम रूप से स्वीकारा गया है। तो हम बिंदुसार के नाम से जानते हैं। बिंदुसार किस धर्म से था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। इसके पिता थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह जैन धर्म को मानते थे, लेकिन इसे आजीवक संप्रदाय पर विश्वास था। आजीवक संप्रदाय क्या था, यह 500 ईसा पूर्व से पहले था। 500 ईसा पूर्व जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म नहीं हुआ था, गौतम बुद्ध का भी जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले भारत में काफ़ी फैला हुआ था आजीवक संप्रदाय। लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के फैलने पर इसका पतन होना शुरू हो गया और यह समाप्त होता चला गया। आजीवक संप्रदाय में पुनर्जन्म को नहीं माना जाता है, आत्मा को नहीं माना जाता है, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, नास्तिकवादी संप्रदाय कहा जाता है।
लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए हैं। तो एथेनियस के अनुसार, एथेनियस जो दार्शनिक था, दार्शनिक कौन होता है? दार्शनिक वो होता है जो किसी महान शासक के बारे में पूरा अध्ययन करने के बाद उसकी एक एक क्रियाकलाप, उसकी राजधानी, उसके शासन व्यवस्था, सारी चीज़ों का वह वर्णन करता है, उसे दार्शनिक कहते हैं। और उन्हीं के लेखों के हिसाब से हमें पता चलता है कि इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो एथेनियस के अनुसार सीरिया का उस समय शासक था एंटियोकस प्रथम। और सीरिया यानी यूनान से हमारे संबंध तभी से हो गए थे जब सिकंदर वापस लौट गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का सेल्यूकस निकेटर से युद्ध हुआ था, उसके बाद सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था। तब से हमारे संबंध यूनान से अच्छे हो गए थे और लेन देन बना रहता था। तो बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मंदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भेजने की प्रार्थना की थी, लेकिन फ्री में नहीं मांगा था, उसके बदले मुद्रा देने का बिंदुसार ने वादा किया था। तो एंटियोकस प्रथम का वहाँ से जवाब आया कि मंदिरा और सूखे अंजीर का हम विक्रय कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की प्रथा है कि हम दार्शनिक का विक्रय नहीं करते हैं, इसलिए यह हम नहीं भेज पाएंगे। मंदिरा और सूखे अंजीर उसने भेजे थे। और स्ट्रैबो के अनुसार एंटियोकस ने डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यह दार्शनिक नहीं था, यह राजदूत था, राजदूत के तौर पर यहाँ रहने आया था। डाइमेकस, जिसको मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना गया। मेगास्थनीज जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। भारत का सबसे पहला राजदूत मेगास्थनीज को माना जाता है, उससे पहले कोई राजदूत यहाँ रहने नहीं आया था। डाइमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में रहता था। इसके बाद जब बिंदुसार का शासन चल रहा था तब तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। अब 2 विद्रोह हुए थे या एक ही विद्रोह लंबे टाइम तक चला था, ये कहना स्पष्ट नहीं है। लेकिन जब विद्रोह हुए तो पहले बिंदुसार ने अपने सबसे बड़े बेटे सुसीम को भेजा। सुसीम ने वहाँ पर काफ़ी प्रयास किए विद्रोह को दबाने के लिए, लेकिन वो शायद योग्य नहीं था, इसलिए कंट्रोल नहीं कर पाया। उसके बाद बिंदुसार ने उन विद्रोहों को दबाने के लिए अशोक को भेजा। अशोक उस समय अवंती का राज्यपाल था। अवंती का यानी उज्जैन का गवर्नर था। उस समय अवंती कहा जाता था उज्जैन को। उज्जैन का गवर्नर था, उसको भेजा और अशोक ने बड़े ही आराम से वो विद्रोह दबा दिए। इससे पता चलता है कि अशोक एक योग्य व्यक्ति था। बिंदुसार ने दक्षिण में कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त भी की थी, लेकिन कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं। बस इतिहासकारों ने कह दिया है कि हाँ, दक्षिण में कुछ राज्यों पर विजय प्राप्त की थी, अपना साम्राज्य थोड़ा बहुत बढ़ाया था। लेकिन इतना स्पष्ट है कि उसने जो भी चंद्रगुप्त मौर्य का जीता हुआ साम्राज्य था उसको अक्षुण्ण बनाए रखा, यानी उसमें कमी नहीं आने दी और उसको अपने हिसाब से समझदारी से बना करके रखा। तारानाथ जो कि तिब्बती लेखक था, बौद्ध धर्म का था, उसने 2 ग्रंथ लिखे थे, कंग्युर और तंग्युर। ये पूछा जा सकता है तारानाथ ने कौन से ग्रंथ लिखे थे, कंग्युर और तंग्युर। जो तिब्बती लेखक था उसने बिंदुसार के बारे में लिखा है कि यह 16 राज्यों का विजेता था, लेकिन साक्ष्य और प्रमाणित न होने के कारण यहाँ भी कन्फ्यूजन की स्थिति है थोड़ी सी। बिंदुसार के बारे में इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाने वाला है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अशोक महान, जिसके स्तंभ लेखों से हमें सारी जानकारी प्राप्त हुई है, स्तंभ लेख और शिलालेखों से। तो वहाँ पर सब कुछ स्पष्ट है और जितने भी अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं वो अशोक से या चंद्रगुप्त मौर्य से बनते हैं। उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्वेश्चन और आंसर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।